नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट किया गया था, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो टॉपिक ऑलरेडी इसमें पढ़ा चुका था, पुर्तगालियों का आगमन और डचों का आगमन ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। आज आप लोगों को अंग्रेजों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इन 4 मुद्दों पर मैं बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम का लिंक है, गूगल के स्कैनर पर जाएंगे, स्कैन करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और युक्ति आईएएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मोबाइल नंबर है, दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। चाहे वो स्टेट पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वनडे एग्जाम्स के पेपर हो, सारे पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी भी पेपर में आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके पेपर को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी का भी देखिए 51 टेस्ट सीरीज है। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। 67 बीपीएससी का भी डेट देखिए थोड़ा बढ़ गया है, 8 मई को पेपर होने वाला है, आज ही का न्यूज है। 67 बीपीएससी पीटी का टेस्ट है, 21 टेस्ट है टोटल, 21 टेस्ट होंगे। 199 प्राइस से लगातार टेस्ट चल रहा है, जिनको भी इनरोल होना है वो इनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ लूसेंट का बूस्टर भी चल रहा है। लूसेंट सीरीज का भी 20 एमसीक्यू मिलेंगे आपको, 20 एमसीक्यू मिलेंगे आपको, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन पे। आपको ऑलरेडी पुर्तगालीज, जैसे मैंने आप लोगों को क्रम भी कल बताया था कि सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे, फिर आए थे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगालियों के बारे में क्या मैंने बताया था, पुर्तगालियों को कार्टेज पद्धति एक लाइसेंस पत्र प्राप्त हुआ था व्यापार करने के लिए। और पुर्तगालियों के बारे में मैंने ये भी बताया था कि तंबाकू, सूती वस्त्र को पॉपुलर करने का श्रेय, जहाज निर्माण, सभी का श्रेय जो जाता है तंबाकू को। पॉपुलर तो वैसे अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन लाने वाले ये थे पुर्तगाली जी थे। डचों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आज हम बात करेंगे अंग्रेज, फ्रांसीसियों के बारे में, इन सब कर्नाटक युद्ध के बारे में भी बात किया जाएगा। तो पुर्तगालियों के आगमन में चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये ऑलरेडी सब पढ़ा चुका था मैं आपको, काली मिर्च, मसालों के व्यापार पर एक अधिकार था, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। पुर्तगालियों के बारे में एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे लोकप्रिय गवर्नर अल्फांसो द अबुलकर्क बताया गया था, मैं सब ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे वो वीडियो को जाके प्रीवियस देख सकते हैं, यहाँ से आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज बता दिया गया था। डचों के बारे में भी बताया गया था, पूरा किलाबंदी जो किया था बंगाल में, पुलिकट में। हम बात करेंगे आज अंग्रेजों के बारे में। सबसे पहले अंग्रेजों के बारे में ये जानिए, अंग्रेज खैर इतने साल शासन किए आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते कैसे ही हमारे वो हर सेक्टर्स में उन्होंने इंटरफेयर करना चालू कर दिया, चाहे हमारा सामाजिक, धार्मिक, हर से आर्थिक, हर राजनीतिक, हर सेक्टर्स में उन्होंने इंटरफेयर करना चालू कर दिया। तो डचों के बारे में चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर दिया गया था। 15 वर्षों का बेसिकली एक लाइसेंस दिया गया, जैसे कार्टेज पद्धति जैसे मैंने बताया, तो वैसे ही 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ जो थी उनके द्वारा कंपनी को, क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी बना के वहाँ पर काम करने के लिए जाना चाहते थे, वो भारत में पूर्व में कंपनी बनाकर काम करने के लिए आने वाले थे वो, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने क्या किया, अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में महारानी एलिजाबेथ ने सिर्फ 15 वर्षों का ही उनको दिया था, चार्टर लाइसेंस दिया था कि आप जाइए पूर्व के साथ आप लोग जाके व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जेम्स प्रथम आता है और वो क्या करता है, इसको अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा देता है। आधिकारिक रूप में भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने हेतु हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सबसे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जब हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो किस भाषा में उससे बात करता है, और कब वहां पर बेसिकली जो जहांगीर जो था मिलने के लिए तो पहुंचा था ये किसी और से, लेकिन जहांगीर से जब इसकी मुलाकात होती है तो जहांगीर से जाकर ये उसी की भाषा में बात भी करता है, तुर्की भाषा में बात करता है। ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए होता क्या है, लैंग्वेज क्या होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वो आता तो किसी और भाषा में बात करता है तो शायद अपनापन फील नहीं होता, लेकिन वह आता है और यही की भाषा में, लोकल भाषा में बात करता है। तो हॉकिंस जब आता है भारत में तो आकर जहांगीर से किस भाषा में बात करता है, वो तुर्की भाषा में बात करता है। ठीक है, हालांकि जो पत्र था वो अकबर के नाम था, लेकिन अकबर उस समय था नहीं, अकबर का बेटा जहांगीर जो था उस समय था, और जहांगीर से वो मुलाकात करता है 1608 ईस्वी में, और जब मुलाकात करता है उसके बाद उससे तुर्की भाषा में बात भी करता है। तो आधिकारिक रूप में भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त लेने हेतु 1608 ईस्वी में हॉकिंस के दरबार में पहुंचता है, जहांगीर के दरबार में हॉकिंस पहुंचता है, और हॉकिंस जो है जहांगीर से जाकर तुर्की भाषा में बात करता है। ये जो है क्वेश्चन जो है लगातार कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेट है और किससे मिलने के लिए आया था, पत्र किसके नाम था, मुलाकात किससे हुई थी। ठीक है,
तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। और भी देखिए अंग्रेजों के बारे में, जहांगीर ने हॉकिंस को, देखिए इतना खुश हो गए सब, ये हमारे राजा महाराजा जो उसमें बैठे हुए थे इतने खुश हो जाते थे थोड़ी सी तारीफ करने पे। जहांगीर ने हाकिन्स को 100 जात का मनसब प्रदान किया कि जाइए भाई साहब आप एकदम आराम से कंपनी खोलिए, पैसा कमाइए और कुछ हमको भी दीजिए। तो जहांगीर ने हॉकिंस को 100 जात का मनसब प्रदान किया। इसके साथ ही साथ सर थॉमस रो जो एक ब्रिटिश शासक था वो व्यक्तिगत दूत बनकर भारत आया और 3 वर्षों तक यहाँ पर रहा था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री, अस्थायी रूप से नहीं, अभी वो कंपनी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने, क्योंकि हर डच भी आए या पुर्तगालीज भी आए, आते ही अपना एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो वैसे ये अपना अस्थायी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खोली और 1613 ईस्वी में, देखिए इसे 5 साल के बाद ही 8 5 13 होता है, 5 साल में इसने अस्थायी रूप दे दिया। एक बैग वहां पर आकर यहाँ पर अटैक करना नहीं चालू किए। उन लोगों ने, पुर्तगालियों ने जो गलतियां किया, डचों ने जो गलती की, वो गलती ये नहीं किए। ये यहाँ पर आते हैं और अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। फैक्ट्री का जब निर्माण करते हैं उसके बाद 1613 ईस्वी में उसे अस्थायी रूप देने का प्रयत्न भी करते हैं ताकि झगड़ा भी ना हो। शुरुआत में जाकर अगर वो ये सब करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, कई तरह के विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर आते हैं और आकर सबसे पहले क्या करते हैं, अस्थायी रूप से 1608 में सूरत में खोलते हैं। उसके बाद 1613 में इसे अस्थायी रूप दे दिया गया था। तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, जहांगीर ने हॉकिंस को कितने जात का मनसब प्रदान किया था, 100 जात का मनसब प्रदान किया था। और एक व्यक्तिगत दूत बनकर कौन आया था, सर थॉमस रो जो था, एक ब्रिटिश शासक था और वो व्यक्तिगत दूत बनकर भारत आया था और 3 वर्षों तक यहाँ पर रहा था। ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में वनडे एग्जाम्स में पूछते हैं। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने, अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए, क्योंकि बिना दक्षिण भारत जाए राज कर ही नहीं सकते आप, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कमेंट करके बताइए इसके पहले मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री किसने स्थापित किया था। तो वहीं अंग्रेजों ने दूसरी तरफ दक्षिणी भारत मछलीपट्टनम में भी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान दे दिया कि जिसके द्वारा अपने क्षेत्र में उन्हें व्यापारिक रियायतें उपलब्ध करा दिए जाए। तो देखते ही देखते ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाते जाते हैं और जैसे ही वो दक्षिणी भारत में जाते हैं फिर गोलकुंडा के शासक साहब कहते हैं कि भाई साहब आइए, आपको एक फरमान हम दे ही दे रहे हैं और आकर यहाँ पर व्यापार कीजिए, रियायत भी लीजिए, तरह तरह की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान दिया जिसके द्वारा अपने क्षेत्र में उन्हें व्यापारिक रिबेट रियायतें उपलब्ध कराना चालू ये लोग कर दिए। तो ये भी जो फैक्चुअल डेटा से जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इसमें से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ 1717 ईस्वी में, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को मुख्यतः बंगाल क्षेत्र में अत्यधिक व्यापारिक हितों का चार्टर प्रदान किया और इसी चार्टर में मुंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्के को भी मान्यता दे दी गई। बताइए, वहां यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन राजा ही अपने में फुटे हुए थे, वो भाई मछलीपट्टनम में कुछ और हो रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोलकुंडा के शासक ने एक सुनहरा फरमान दे ही दिया था कि आइए और व्यापार कीजिए, जो रियायतें होंगी हम आपको रियायतें देंगे। उसके बाद देखो मुगल बादशाह फर्रुखशियर क्या करता है, अंग्रेजों को बंगाल क्षेत्र में अत्यधिक व्यापार के लिए जितने भी चार्टर देने थे, लाइसेंस देने थे, वो देता है और इसी चार्टर में मुंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को भी मान्यता दे दिया गया, जिससे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जो होती, एम्बिशियस हो गए थे, वो महत्वाकांक्षी हो गए थे और बढ़ गए। इसीलिए यह चार्टर अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि भाई हम आए थे एक से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आने के बाद 5 साल में ये पता चलता है, अभी तो हम अस्थायी फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ हम अपने किसी भी सेक्टर्स में जा रहे हैं, चाहे हम पूर्वी बंगाल साइड में जा रहे हैं, चाहे हम दक्कन साइड में जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं वहाँ पर कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को ये मिलने लगा कि वहाँ के राजा तो ऑलरेडी हमको चार्टर दिए जा रहे हैं ताकि व्यापार हम कर सकें, रियायतें दे रहे हैं वो हमको, जिसे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई और इसीलिए यह अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस चार्टर को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा चार्टर किसे कहते हैं। तो ये देखिए 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को मुख्यतः, जो मैंने कहा, बंगाल क्षेत्र में अत्यधिक व्यापार हेतु चार्टर दिया। इसी चार्टर में बंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को भी मान्यता दे दी गई। ये देख लीजिएगा आप लोग, और भी देख लीजिए। अंग्रेजों ने अपनी पूरब में, अगर कोई पूछे कि पूरब में अपनी पहली कोठी कहां पर इन्होंने किया, तो बालासोर उड़ीसा में इन्होंने स्थापित किया था, क्योंकि जैसे ही चाहे तो पूरब में जाएंगे या तो दक्षिण में जाएंगे। तो अंग्रेजों ने पूरब में अपनी पहली कोठी बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को, देख लीजिए, मुंबई दहेज स्वरूप दे दिया।
और औरंगजेब के समय अंग्रेजों ने सूरत के तट पर पायरेसी की कोशिश की और 1689 ईस्वी में हुगली में भी उन्होंने लूट की कोशिश की। इसके साथ ही साथ मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में ही हुआ था। तो ये देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो बम्बई जो था, मुंबई जिसे कहते हैं, वो दहेज के रूप में दिया था। और औरंगजेब के समय क्या हुआ था? अंग्रेजों ने सूरत के तट पर पायरेसी की कोशिश की और 1689 ईस्वी में हुगली में उन्होंने लूट की कोशिश की। और मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों की पहली भिड़ंत भी 1686 ईस्वी में हुगली में ही हुआ था। हुगली बेसिकली बंगाल में ही है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, फैक्चुअल डेटा है। तो ये रहा अंग्रेजों का पूरा डिटेल, जितना भी इंपॉर्टेंट था, जो मेन था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में, क्योंकि एकदम वनडे एग्जाम टाइप का क्वेश्चन सारे हैं और ये क्वेश्चंस पहले परीक्षाओं में पूछे जाते थे। हालांकि इधर क्वेश्चन नहीं इससे पूछे जाते हैं, फिर भी अगर सिलेबस में है तो आप लोग को जानना चाहिए। फ्रांसीसियों के बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। ये क्यों पीछे रहेंगे? तो 1664 ईस्वी में फ्रांस का एक शासक था लुई 14, उसी का मंत्री था जिसका नाम कोलबर्ट था। उसी ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया था। और 1686 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्टार्ट किया? सूरत में स्थापित किया था। इसके साथ ही साथ पांडिचेरी की विजय के बाद फ्रेंकोइस को वहां का गवर्नर बनाया गया, जो आधुनिक पांडिचेरी का संस्थापक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में कि आधुनिक पांडिचेरी जो है उसका संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रेंकोइस को ही आधुनिक पांडिचेरी का संस्थापक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे गए। जितना भी फैक्चुअल डेटा बता रहा हूँ, चाहे वो डेट हो, चाहे वो मंत्री का नाम हो, चाहे वो फ्रांसीसियों के बारे में जो बताया जा रहा हो, कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया, ये सारा पेपर में क्वेश्चंस फैक्चुअल डेटा की तरफ पूछता है। इसको आप लोग को याद रहना चाहिए कि 1664 ईस्वी में फ्रांस का जो शासक था लुई 14, उसी का मंत्री था कोलबर्ट, उसने ही कंपनी की स्थापना किया था। और पहली फैक्ट्री जो उन्होंने लगाया था सूरत में लगाया था। और जो पांडिचेरी की जो विजय के बाद फ्रेंकोइस को वहां का गवर्नर बनाया गया, जो आधुनिक पांडिचेरी का संस्थापक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और भी देख लीजिए, फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक प्रभावी अगर गवर्नर की बात किया जाए तो उसका नाम डुप्ले था, जिसे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ये डुप्ले ही था, इसके दोनों हाथ में थे। तो फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रभावी गवर्नर डुप्ले था, जिसने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और यहीं से भारतीय शक्तियों का विदेशी शक्तियों से राजनीतिक संघर्ष आरंभ हुआ। और इसी क्रम में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्ति आपस में टकराने लगी कि तुम बड़े कि हम बड़े। तो जब जाहिर सी बात है, दो लोग, जब एक आदमी ऑलरेडी व्यापार कर रहा है, दूसरा आके फिर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष होगा। पुर्तगाली भी जब आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, उसके पहले अरब वाले यहाँ व्यापार कर रहे थे। वो जैसे आए तो अरब वाले उनका विरोध किए कि भाई आप क्यों व्यापार करना चाहते हो। तो यही चीजें हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर अंग्रेज इसके पहले व्यापार कर रहे थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी और अंग्रेजों में आधिपत्य की लड़ाई चालू हो गई कि हम व्यापार करना चाहता है, वो हम व्यापार करने के चक्कर में इन दोनों के बीच में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। और यहीं से भारतीय शक्तियों का विदेशी शक्तियों से राजनीतिक संघर्ष आरंभ हुआ। और इसी क्रम में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियां आपस में टकराने लगी। इसको पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर फ्रांसीसियों का डुप्ले था, जिसने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था। तो ये था आपका, जो पुर्तगालीज हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए। आप लोगों को करना ये है कि चारों को अलग अलग पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। फ्रांसीसी, पुर्तगालीज आए तो क्या किए, ठीक है, डच आए तो क्या किए, अंग्रेज आए तो क्या किए, फ्रांसीसी आए तो क्या। मेन आपको पॉइंट वाइज ऐसे लिख ले, जितना पॉइंट्स आपको बताया गया है 1 2 3 करके लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को कंपेयर करने में आसानी रहेगी। पुर्तगालीज आए तो किन चीज़ों को अपने साथ लेकर आए, सबसे पहले आए तो इनका विरोध किसने किया, किस जगह अपना अस्थायी फैक्ट्री जमाया, पुर्तगाली का सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन था। डचों के बारे में आए तो डचों से क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, जो बताया गया वो पढ़िए। अंग्रेजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट बताया गया वो पढ़िए। फ्रांसीसियों के बारे में जो बताया गया, जो डेट बताया गया, जैसे अंग्रेजों ने, जैसे मैं कहूँ हॉकिंस के जहांगीर के दरबार में कौन पहुँचता है, किस डेट पे पहुँचता है, उस किस भाषा में बात करता है। तो ये चीज़ें कहीं अगर पॉइंट वाइज करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंस करके, पुर्तगाली चाहे डचों का डिफरेंस हो, चाहे पुर्तगाली अंग्रेज का डिफरेंस हो, चाहे पुर्तगाली फ्रांसीसियों का डिफरेंस हो, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, चारों के बीच में आप लोग अंतर कर सकते हैं, ताकि उन चीज़ों से कई चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, किसी का नाम भी नहीं भूलेगा आप लोग। तो ये आप लोगों को काम करना है फ्रांसीसियों का, ठीक है। अब बचा कर्नाटक युद्ध।
3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में, इसमें पूरा डीप में नहीं जाया जा रहा है, सिर्फ फैक्चुअल डेटा बताया जा रहा है जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में 3 बार कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। डेट जरूर याद रखिएगा सन, क्योंकि पेपर में कई बार पूछता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। तो अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के में 3 बार कर्नाटक युद्ध हुए थे। 46 से लेकर 48 तक 2 साल चला था ये। फिर 1749 से लेकर 1754 तक था, 5 साल चला 1754। उसके बाद 1756 से लेके 1763 तक ये भी चला था, ठीक है, 7 साल तक। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था कि इसका तत्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। इसी का ये तत्कालिक कारण था जिसकी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज कैप्टन का नाम क्या था? वर्नेट था। और इसी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया। इसी युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण के लिए भेज दिया। और फ्रांसीसी सेना ने कैप्टन पैराइट के नेतृत्व में सेंट थॉमस के युद्ध में नवाब को पराजित कर लिया था। तो ये आपको ये याद रखना है कि इसका तात्कालिक बेसिकली कारण क्या था कि अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों पर अधिकार कर लेना, यही उसका तत्कालिक कारण था। किसके नेतृत्व में किया गया? कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में किया गया था। और इसी युद्ध के समय, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, कर्नाटक के नवाब जिनका नाम था अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण के लिए भेज दिया। और फ्रांसीसी सेना ने क्या किया? कैप्टन पैराइट के नेतृत्व में सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित कर लिया था। तो याद रखें, कर्नाटक के नवाब का नाम क्या था, या फ्रांसीसी सेना का कैप्टन कौन था, या अंग्रेज कैप्टन कौन थे, ये सब चीजें आप लोग को जरूर फैक्चुअल डेटा में याद होना चाहिए। और देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या है, इसमें बेसिकली जो युद्ध हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था जो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। चांद साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया था और यही डुप्ले था जो हमारे हर सेक्टर्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिया था। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। और चांद साहब ने 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। जितना भी आपको फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं इसको बस याद कर लीजिएगा आप लोग। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, प्रीलिम्स की परीक्षाओं में बहुत साल हो गए क्वेश्चंस इधर नहीं पूछते हैं, लेकिन जितना लाइन आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहीं से अगर क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं, हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, डेट जरूर याद रखिए कि डेट क्या है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, क्योंकि मैच द कॉलम के लिए क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था 1749 से लेकर 1754 था। किस लिए हुआ था? नवाबी पद को लिए हुआ था, क्योंकि चांद साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। और दूसरी ओर डुप्ले ने क्या किया? मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। और चांद साहब ने 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। तो ये हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखिए क्या हुआ था, इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध को, क्योंकि 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, दूसरा और तीसरा में 1756 से 1763 7 साल तक चला था ये युद्ध। इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयर कूट के द्वारा किया जा रहा था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। और फ्रांसीसी की भारत में पराजय के मुख्य कारण थे, बताऊंगा जो। तो इसको याद रखेगा, किस युद्ध को वांडीवास का युद्ध कहा जाता है? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध को ही वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था जिसका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे, वो नेतृत्व जो कर रहे थे सर आयर कूट साहब कर रहे थे। और इसी युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और उनकी पराजय होने के, भारत में पतन होने के कुछ मुख्य कारण थे जो निम्नलिखित थे, जो आपको बताया जा रहा है। जैसे फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी नियंत्रण का ज्यादा होना। भाई जब जाहिर सी बात है नियंत्रण होगा तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति नदारद भी रहेगी। तो फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी नियंत्रण का होना सब इनकी हार का मेन रीजन था। डुप्ले को वापस बुलाकर उनकी जगह काउंट डी लाली को गवर्नर के रूप में भेजना। जब ऑलरेडी एक व्यक्ति वहां पर जाता है, वो वहां की चीजों से बारे में नॉलेज रखता है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर्स में जाता है, उसको बुलाकर एक बैग आप अगर चेंज करके दूसरे को बुला के बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या जरूर उत्पन्न होगी। तो डुप्ले को बुलाकर उसकी जगह काउंट डी लाली को गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। ये फ्रांसीसी की सबसे बड़ी हार की वजह थी। इसके साथ अब ब्रिटिश नौसेना का सर्वश्रेष्ठ होना।
मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की नौसेना थी, पूरे विश्व में सबसे मजबूत अगर नौसेना में देखा जाए तो ब्रिटिश नौसेना थी, और यही वजह थी कि ब्रिटेन जो था हर युद्ध में जीतता चला गया। ब्रिटिश नौसेना का सर्वश्रेष्ठ होना, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग होना, ब्रिटेन की नौसैनिक सर्वोच्चता थी, यही वजह थी फ्रांसीसियों को हारने की और फ्रांसीसियों के पतन की। तो अगर क्वेश्चन पूछे पॉइंट वाइज भी, अगर आपको याद हो कि फ्रांसीसियों की भारत में मुख्य कारण, पराजय के कारण क्या थे, तो पराजय के कारण जैसे फ्रांसीसी कंपनी में सरकारी नियंत्रण का स्थापित होना, इसका डुप्ले को वापस बुलाकर काउंट डिलाली को गवर्नर के रूप में भेजना, ब्रिटिश नौसेना का सर्वोच्च होना, सर्वश्रेष्ठ होना, फ्रांसीसी सरकार का किसी प्रकार का सहयोग ना होना, असहयोग बार बार करना, और ब्रिटेन की नौसैनिक सर्वोच्चता थी, यही कारण था फ्रांसीसियों का पतन भारत में होता है और अंग्रेज क्या होते हैं, अपने आप को और मजबूत कर लेते हैं। और यही युद्ध निर्णायक युद्ध था, जिसे वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध को। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीनों युद्धों का डेट पढ़ लीजिएगा, जो मेन पढ़ाया गया है उसमें वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो देख लीजिए इसमें। उसके बाद ये यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन खत्म हो जाएगा। 1616 ईस्वी में डेनिश डेनमार्क की कंपनी भारत आई और उसने अपना मुख्यालय श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। कौन सी कंपनी डेनिश आई थी, चूंकि डेनिश के बारे में मैंने पढ़ाया था। 1616 ईस्वी में डेनिश डेनमार्क कंपनी भारत आई और उसने अपना मुख्यालय कहां पर बनाया था, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था। और 18वीं सदी में स्वीडिश कंपनी भारत आई और उसका मुख्य ध्यान धर्म प्रचार पर केंद्रित रहा, अतः वह भारत में अधिक प्रभावी व लोकप्रिय न हो सके। बेसिकली आए तो किसी और काम से, लेकिन आते ही इन्होंने धर्म में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, इसीलिए वो ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं हो सके। तो डेनमार्क कंपनी आई, वो कहाँ पर लगाई अपना पहला मुख्यालय, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। और स्वीडिश कंपनी जो आई थी वो धर्म प्रचार के लिए आई थी, इसलिए वो इतना लोकप्रिय नहीं हो सकी। तो ये भी इस महत्वपूर्ण बिंदु में आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, जितने भी आपको, चाहे वो पुर्तगालीज थे, चाहे वो डच थे, चाहे अंग्रेज थे, चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे स्वीडिश थे, चाहे डेनिश थे, चाहे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध, वांडीवास का युद्ध किसे कहते हैं, सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था, डुप्ले कब भारत आया था, तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोग को बताया गया है पॉइंट वाइज करके सब दे दिया गया है। कहीं पर अगर वीडियो में समझ में नहीं आया है तो उसको आप आगे पीछे करके भी दे सकते हैं। आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइए और जितने भी, चाहे पुर्तगालीज हों, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, पॉइंट वाइज करके सबका लिख लीजिए आप लोग। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो मेन चीज़ें हैं उसको रख लीजिए, ताकि आप लोग को याद भी रहेंगे। एक की नोट्स भी आपको टाइप रहेगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाए गए उसको भी पढ़ लीजिएगा। ये आप लोग का टॉपिक कवर हो जाएगा, यूरोपीय वाणिज्यों का भारत आगमन। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा था वो सारा मैं आप लोग को दे चुका हूँ। तो कल जो है आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया जाएगा, जो भी आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास होगा, मुझे लगता है, क्योंकि सेकंड टॉपिक यही है, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम का लिंक है, युक्ति IAS के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस पर पोल भी होता है, क्वेश्चन सीरीज क्विज भी चलता है। जिसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।